अगर अभी मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल गया ना। चलो, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, कुछ आपको घर के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि देखो मैं समझा रहा हूँ बहुत दिन से ये बात कि को दिक्कत क्या है इस चैप्टर में अभी, कि नॉर्मली ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक जब चलती है तो सामने बच्चे दिखते हैं, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनको देख के समझ आता है कि इसको समझ आ रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है। कि और ऑफलाइन में वो चीज पता नहीं चलती। अपने सब लोग अपने अपने नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई वांट दिस, किसका हो गया? जिन लोगों को, हाँ सबको मिल गया होगा, देखो अभी आया होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 रेडी? पीडीएफ खुल ही नहीं रहा है, खुल जाएगा, ठीक से बोलो। क्वेश्चन नंबर 1, वन करें? सब लोग रेडी? क्या करोगे वन में, कैसे सॉल्व करोगे, क्या लॉजिक है बताओ? अब आते हैं डिस्कस करते। आविष्कार कहाँ है? यस सर। आविष्कार, तुमसे मेरा सीधा सवाल है, 1 के बी का आंसर बताओ। सर 1 के बी का क्यू, एस और टी आ रहा है। अच्छा, मतलब तुम बी को नॉन एरोमेटिक मानते हो, करेक्ट? यस सर। और इवन नंबर 2 पाई बॉन्ड है तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गए, और सिग्मा बॉन्ड 11 आ रहे हैं तो ऑड नंबर हो गए। अच्छा, लेकिन तुम इसको एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं मानते बी को? सर कॉन्जुगेशन नहीं है ऊपर के पार्ट में। अच्छा, और क्यों नहीं है कंजुगेशन? सर क्योंकि कोई ग्रुप नहीं है वहां पे कॉन्जुगेट करने के लिए। ग्रुप जैसे? जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या कोई लोन पेयर डोनेटर और कुछ नहीं है। तो ये बात तुमको अच्छे से समझ में आ गई है पक्का? यस सर। लेकिन तुम तो बहुत परेशान थे इस बात के लिए, कब समझे, तुमको समझ कब आया? सर उसके अगले दिन समझ आया। बहुत परेशान होता है आविष्कार, परेशान कम हुआ करो, समझे? और क्लास में पूछा करो, ऐसी कोई परमिशन नहीं, अगर 2 बार पूछोगे और मैं तुम्हें बोल भी दूं 2 बार, तो ऐसे तुम छोटे नहीं हो जाओगे। क्लास में पूछो, वी नीड टू डिस्कस, ओके? ओके सर। सही जवाब है तुम्हारा। 1 का आंसर बताएंगे कोई? चलो भाई, 1 का आंसर कोई लड़की बताएगी हमारी क्लास से। चलो, कौन लड़की आएगी सामने? 1 का ए का आंसर करना है, कोई गर्ल अपना माइक ऑन करे और बताए। चलो जल्दी। 1 के ए के लिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं हमारी क्लास में, दे सकते हैं जवाब, जल्दी बोलो। 1 का ए क्या है? इतना टेंशन नहीं है, आराम से देखो, क्योंकि इस पे तो हम बहुत, तो सबसे आसान सवाल मैंने दिया। जूही तुम बताओ, 1 का ए क्या क्या है? क्या ये एरोमेटिक, क्या ये एरोमेटिक है? हाँ, तो बोलोगी ना कि सर 1 ए का आंसर पी हो जाएगा। हाँ? पी एंड आर आया मुझे। तो बोल क्यों नहीं रही हो? बोलना ही तो है, क्योंकि बोलोगे नहीं तो कैसे होगा बताओ? कोई चॉइस है हमारे पास बिना बोले समझने का? है ऐसे आर्ट तो भी हमने डेवलप किए नहीं है, यू नीड टू से ना। सो ए का आंसर हो गया, ए का आंसर है पी, बिल्कुल सही है। और तुम क्या बोल रही हो, इवन नंबर भी है ना, तो एस भी होगा ना। पाई बॉन्ड इवन है क्या? नहीं, पाई बॉन्ड तो ऑड हुए ना, 3 ही हुए नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड इवन है, तो क्या हो गया, ए का आंसर हो गया पी एंड क्या? आर। आर। आर कैसे? अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक है, सही बात है। और फिर कौन? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें?
काउंट किया भाई, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है ना, और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 11 सिग्मा बॉन्ड है। ए में भी 11 है। अच्छा, 11 सिग्मा बॉन्ड है, तब तो वो ऑड नंबर हुए सिग्मा बॉन्ड, तो टी भी होगा ना फिर। अरे बोलो, हाँ बोलो जूही, क्या करें इसका आंसर हम लोग? ए का आंसर ऑड फाइनल आंसर नंबर, तुम बताओ। हाँ, ऑड नंबर कैसे होंगे सिग्मा? 11 सिग्मा है तो ऑड नंबर 11 ऑड नंबर नहीं है। नहीं सर, 11 कैसे आए वो नहीं समझा। ये अच्छा सवाल है। ये बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं अपने पास? सब काउंट करो, लिखो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है 3, राइट? तो 3 सिग्मा, ठीक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी 3 है, तो उसके भी 3 सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी सिग्मा होता है, तो 6 सिग्मा तो ये हो गया। प्लस हर कार्बन एक CH बॉन्ड भी तो बना रहा है। यस सर। तो 6 और 5 कितने हो गए? 6 + 5 11 भी तो हुआ। तो ए में 11 सिग्मा बॉन्ड है, और नंबर ऑफ एस बॉन्ड होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड। सो ए का सही जवाब है पी, आर एंड टी। सबको क्लियर? क्या भाई आर्क सिंह, समझ रहे हो? ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा, देखो बताओ इसमें क्या कष्ट है यार, क्या टफ लग रहा है? मैंने सुना तुम लोगों को बहुत हार्ड जा रहा है, ऐसी खबर आई है, तो हार्ड क्या जा रहा है? आई वांट टू नो दैट। इसमें क्या हार्ड था भाई? अगर तुम सही से अपनी बात नहीं लगाओगे तो हार्ड तो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना होगा कि यहाँ पे हार्ड जा क्या रहा है। इसमें तो कुछ हार्ड नहीं था आई गेस। क्या हार्ड था, कोई बताए मुझे, कोई बताओ यार क्या हार्ड था? सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना है। फोकस करेंगे तो आ जाएगा जो बात बताई जा रही है। इसमें क्या हार्ड है बताओ यार, कोई बताए? कोई है जो बताए मुझे इसका हार्ड क्या है? चलो कोई नहीं, बी का फाइनल आंसर अभी बताया था आविष्कार ने, बी नॉन एरोमेटिक है, इसमें पाई बॉन्ड इवन है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बी में? सब लोग निकालो जल्दी, बी में कितना सिग्मा बॉन्ड? अच्छे से काउंट करो, बी में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, जल्दी करो। 17 है। 17 है। CH2, पहले स्ट्रक्चर बना लो बढ़िया से, लिखो, इसको बना के बैठना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड कितने? 1, डबल बॉन्ड कितने? 2। कौन से बी में? बी में बी पूछा? बी 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 बी। आई एम टॉकिंग अबाउट बी। बी में कितने होंगे? सिंगल सिंगल बॉन्ड है 3, डबल बॉन्ड है 2, तो 3 और 2 5 सिग्मा तो ऐसे ही हो गए। प्लस 11 CH 11 है। CH बॉन्ड भी है, उनको भी देखो, तो बी में भी 11 होंगे, तो टी ये भी हो गए। सो इस तरह से चेक करना है, इसमें काउंट ही तो करना है। बताओ किसी को दिक्कत है तो बोलेगा यार, देखो यहाँ हम डिस्कस करने बैठे हैं, तुमको बोलना पड़ेगा तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, राइट? युक्ता तुम्हें समझ आ रहा है? युक्ता, देखो ऐसे पूछ के मैं चेक करता हूँ कि बच्चा मेरी ही बात सुन रहा है कुछ और सुन रहा है। और अक्षत कैसे हो? अक्षत सुन रहे हो मेरी बात? हाँ तुम ही यार, और कौन है? कि तुम्हें तो अक्षत हो। अच्छा, कौस्तुभ सब सही चल रहा है? हाँ सर। ओके। और गार्गी सब ठीक? समझ आ रहा है बात? आयुष सब ठीक है? यस सर। गुड, चलो तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी का आंसर बताओ जल्दी, जब तक हम बात करते रहते बाकी लोग अपना आंसर निकाल कर रेडी रखो। QRST। RST। सी का आंसर है QRST। QRST। तो क्या सी को एरोमेटिक सब लोग मानते हैं? अच्छा, नॉन एरोमेटिक। अच्छा देखो, सी को सी में दिक्कत क्या है? सी में कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 4। और नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस साइन, यानी उसके बाद लोन पेयर अभी नहीं है। तो वो हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक हो गया।
सॉरी नॉन एरोमेटिक, सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन वहां डबल बॉन्ड भी नहीं बना सकता, तो वहां पे एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, एकदम सही बात है। तो सी का आंसर भी नॉन एरोमेटिक ही होगा ना। तो सी का आंसर हो गया क्यू। पाई बॉन्ड कितने हो गए इसमें? पाई बॉन्ड हो गया एस, और इसमें ऑड कितने निकले? ये भी 11 है क्या? यस सर, ये भी 11। ये भी 11 है, तो सी का भी आंसर टी हो गया। और क्या डी का आंसर बताओ, डी में क्या होगा? डी पी टी, हाँ डी का बताओ, डी का। सर बोलो। सर सी में तो एंटी एरोमेटिक आना चाहिए। हाँ ये अच्छा सवाल है, लेकिन एंटी एरोमेटिक कैसे आएगा? इसमें कंजुगेशन ब्रेक हो रहा है ना, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस साइन है, कार्बन के ऊपर थोड़ा ना। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होने का मतलब है कि नाइट्रोजन के चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो क्या नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड अलाउड है अपने पास? बोलो। नहीं नहीं। तो नाइट्रोजन जब भी प्लस बॉन्ड बनाता है, चार्ज उस पे आता है, तब वो एक और बॉन्ड नहीं बना सकता, नॉट अलाउड। सो सही जवाब है सी का सही आंसर है नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ एस बॉन्ड, तो यानी क्यू आर एस टी। सही है, सी का आंसर होगा क्यू आर एस टी ना। बोलो भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यही समय है, पूछो। कौस्तुभ सही है क्यू आर एस टी? हाँ सर, समझा। हाँ समझना पड़ेगा। और भी कोई बच्चा है जिसको लग रहा हो कि नहीं सर ये तो जल्दी में हो गया, तो हमको ट्राई करना है सोच समझ के, ठीक है? तो हम सोच समझ के ट्राई करेंगे तो हमको क्लियर होगा कि भाई ये है, ये चाहता है, ये वो चाहता है, ऐसे करके आएगा। तो बड़ी धीरे धीरे हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, ऐसे कई सवाल हैं जो हम लोग धीरे धीरे करने वाले हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। तो जैसे हमने 1 किया, एक दो और कर लेते हैं, बाकी मैं आपके घर के लिए ही छोड़ूंगा ये सवाल, मुझे भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस पे बात करना भी इम्पोर्टेंट है। डी, डी का आंसर दे दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। पी और टी। डी का आंसर है पी, एरोमेटिक है। और टी और नंबर। अच्छा, पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? इसमें 19 है। 9। जब पाई पाई बॉन्ड नहीं सर, ये सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई 5। बॉन्ड 5 है। हाँ पाई बॉन्ड 5 है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? काउंट करने पड़ेंगे। और नंबर है क्या सिग्मा बॉन्ड? पता नहीं, चेक कर लेंगे। है सर। देखो देखो, हर कार्बन जो डबल बॉन्ड में है उसके पास H भी है ना? तो उस H को भी पहचानो। निकिता कह रही है कि सर 19 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, सही बात है? यस सर। ठीक है, तो 19 है तो ऑड भी हो गया, यानी डी का सही जवाब है एरोमेटिक एंड इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर, तो मतलब PST ना। अरे बोलो, PST होगा ना? यस सर। ठीक है भाई। एस नहीं होगा सर, एस इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। हाँ एस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 5 पाई है, सही बात है, 5 जो है इवन नहीं है, सही है। आविष्कार क्लियर है तुम्हें ये, कि किसी में डाउट है? बाद में दुखी तो नहीं होगे तुम, सच बताओ। नो सर। समझे, शिवा बहुत दुखी हो गया था, आविष्कार एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, और इतना परेशान हो गया लड़का कि खाना भी नहीं खाया उस दिन, और बार बार ही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, ये क्या है, ऑर्गेनिक बहुत ही टफ है, ऐसे करके बेचारा बहुत परेशान हो गया था। लेकिन और भी कई लोग दुखी हो रहे हैं, दुखी थोड़े ना होना है, क्लास में डाउट पूछना है भाई, हो जाएगा। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करना है सबको, लग जाओ जल्दी जल्दी, मुझे 2 आंसर चाहिए फटाफट। सर डी। देखो आविष्कार ने बनाया हुआ है, वो क्लास में बहुत अच्छे जवाब देता है, बाहर आके क्यों परेशान हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोग यस सर, आंसर डी होगा। आंसर डी। सर अरे डी। और भी कोई बताओ यार, नीट वाले बच्चे बताओ जल्दी, नीट और मेंस और जो भी जहां बच्चे हमारे मौजूद है सब ट्राई करेंगे, इसमें ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? जूही का आंसर आ चुका है डी, सही है जूही, वेरी गुड। और कोई दिया?
तुम भी आंसर दे सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने ऐसी कोई कसम नहीं खाई कि क्लास में आंसर नहीं बताएंगे, खाई ऐसी कुछ? तो जल्दी बताओ। निकिता ऑप्शन डी, दिया भी बोल रही है ऑप्शन डी, वैष्णवी डी, ओके, निकिता भी बोल रही है डी। ऐसा तो नहीं सब डी बोल रहे हैं, तुम भी डी बोल रहे हो, तो खतरा है इसमें। अपना दिमाग लगाओ। आई अप्रिसिएट अगर सब लोग अपना दिमाग लगा के करेंगे। ये किसी ने बोल दिया, दो लोगों ने, हम भी बोल रहे हैं। क्या भाई मिथिल, मिथिल तेरा सरनेम क्या है? मिथिल, मिथिल पिटले, पिटाले, पिटले या पिटाले? अच्छा, अरे वो लिखोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे, माइक से बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। प्रोनाउंसिएशन तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा तेरा माइक खराब है शायद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निखिल, मिथिल, तुम्हें पता है कुछ लोग ना मिथाइल अल्कोहल को मिथिल अल्कोहल भी पढ़ते हैं। सुना है तुमने ये बात? ऐसे बहुत लोग तुमको मिल जाएंगे जो मिथाइल को मिथिल अल्कोहल पढ़ते हैं। हाँ, उनकी मर्जी। दूसरे, देखो विदेशी भाषा में हम लोग ऐसे रोक नहीं सकते कि तुम ऐसे ही पढ़ो, इसका जो मन है वैसे पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं दुनिया में, हर जगह उनको देखोगे एक दूसरे के प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करते रहेंगे। कुछ भी बोलो तुम, जैसे ही तुमने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक किया वो आ जाएंगे तुम्हें ठीक करने, है ना? अब उनसे पूछो कि भाई तुम हमें काहे सुधार रहे हो, मैं ऐसे ही ठीक है, क्या करें प्रोनाउंसिएशन सुधार के विदेशी भाषा। चलो बढ़ते हैं आगे। सो मिथिल भी बोलते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जा सब बढ़िया है। बस मुझे मिथिल के लिए थोड़ी टेंशन हो जाएगी, कहीं लोग ऐसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई, तो कई लोगों के सही आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर था 2। तो मुझे लग रहा है कि सही जवाब सर लग तो रहा है, वैसे ऑल होने चाहिए, सारे एरोमेटिक है, तो सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं और सब में आंसर जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम बढ़ेंगे नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। सर डी। अरे, अरे वाह, काफी जोश में हो तुम लोग, सही बता रहे हो एकदम। सब लोग को बता रहे हैं एंटी एरोमेटिक कौन है इसमें। अर्पिता का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सबको इन्वॉल्व होना है भाई। क्लास में तो सब आंसर देते हैं, बाहर बोलते हैं बहुत हार्ड जा रहा है, मैं परेशान हो जाता हूँ। ऑफलाइन में पकड़ूंगा सबका, चिंता मत करो, ऑफलाइन खुलने वाला है अगले वीक से। क्या शिवम? यस सर। अगले वीक से ऑफलाइन खुलने ही वाला है। युक्ता, तुम खुश हो कि ऑफलाइन खुल रहा है कि दुखी हो? अच्छा, यू आर हैप्पी, ओके, डन डन डन। सो सुनो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। सही जा रहा है बिल्कुल। थर्ड का आंसर होगा एंटी एरोमेटिक, इसमें एक ही दिख रहा है, वो है डी। बिल्कुल सही बात। आविष्कार सही है, डी। यस सर। तुम्हारी तुम दुखी तो नहीं हो? नो सर। अरे यार, चलो ठीक है। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक? बी। 4, which of the following is non aromatic? बी, बी नॉन एरोमेटिक है, सही बात है। ठीक है, तो कर ही लोगे। चलो, ये सब ट्राई करना, तुमको ट्राई करना है कौन सब, ये सारे ट्राई कर सकते हो एक बार। अगर कोई ना हो तो दुखी मत होना, ठीक है? ट्राई सारे करो, दुखी होने की सर नीड नहीं। क्वेश्चन 7 एक बार देखो ना। हाँ, 12 इंग्लिश 12 चाहो तो अभी मैं ही कर लूंगा, बट बाकी सब तो कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई एक बार। which is the most aromatic in character? कौन है भाई मोस्ट एरोमेटिक इन कैरेक्टर, कौन बताएगा? which is the most aromatic in character? हाँ बताओ, तुम बताओ शिवम, तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे को सल्फर और ऑक्सीजन में कंफ्यूजन है, मतलब सल्फर नाइट्रोजन नहीं पता, नाइट्रोजन नहीं हो गए सबसे ज्यादा एरोमेटिक। सल्फर और ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो वो दोनों में से एक आराम से दे सकते हैं। तो सर मेरे को अच्छा ऐसा लग क्या रहा है कि शिवम? सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, होता है ना, उसके पास डी ऑर्बिटल भी होता है, तो फिर उसके कारण उसका कॉन्जुगेशन अच्छा हो रहा होगा आई थिंक, फिर उसका एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा रेजोनेंस बढ़ने के। ऐसा ही रीजन है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें समझाता। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास 2 है, तो सल्फर के पास भी 2 है। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली है ये, पहले तो एक सच तुम लोग समझो अच्छे से। वो सच क्या है? सच ये है कि
कोई भी ऐसा एटम दुनिया में नहीं है जो एक साथ 2 लोन पेयर किसी को दे सकता। कोई भी एटम 2 लोन पेयर देने के लिए अलाउड नहीं है। ओके, भले ही उसके पास 3 लोन पेयर हो। ऐसे देखेंगे तो हैलोजन के 3 होते हैं, बेस्ट वही हो जाता है ना शिवम? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितने लोन पेयर है, आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही लोन पेयर किसी को दे सकते हो। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? कितने लोन पेयर दे सकते हो बताओ? एक। इवन दो आपके पास 2 लोन पेयर है, इवन दो आपके पास 3 लोन पेयर है, आपको अलाउड एक ही लोन पेयर देना। तो नाइट्रोजन भी एक ही लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन भी एक ही लोन पेयर देगा, और ऑक्सीजन भी हैलोजन्स भी एक ही लोन पेयर। सो यहाँ आंसर ढूंढने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कम कौन है, ये हमारे लिए मैटर है बड़ा। सो बिकॉज सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से सफिशिएंटली काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा खासा गैप है। और तो यहाँ पे हम सल्फर को इस केस में देते हैं। हालांकि इसमें छोटा सा कंफ्यूजन भी है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कहा था कि लोन पेयर देते वक्त पहले ये ध्यान देना कि साइज कैसी है, 2p हो तो प्रेफर करो, बोला था ना, तो उस लॉजिक से n बेटर लग रहा है। बट सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत कम होती है, तो सिर्फ सल्फर के केस में हम सल्फर को n और O से अच्छा डोनर मानते हैं। इट डजंट मीन कि P भी अच्छा डोनर हो जाएगा, इट डजंट मीन कि क्लोरीन भी अच्छा डोनर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फायदा सिर्फ हम सल्फर को देने वाले। तो अगर सर, इसके जब, हाँ बोलो। कब समझेगा कब साइज लेना है और कब हमेशा हमेशा साइज ही लेना है, अगर सेम पीरियड में नहीं है, ठीक है? सेम पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेनी है, और अगर सेम पीरियड में नहीं है तो साइज ही लेनी है, ठीक है? तो अब मतलब इस ट्रेंड के हिसाब ऑक्सीजन, से नाइट्रोजन होना चाहिए ना आंसर? हाँ करेक्ट करेक्ट, वही समझा रहा हूँ। शिवम तुम समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा, मतलब ऐसे हाँ नाइट्रोजन होगा ना वही आंसर। वही 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 उसी पे आ रहा हूँ मैं। इस केस में यार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सल्फर के साथ चले गए हैं, इसलिए हमको सल्फर लेना पड़ेगा। बट मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सल्फर को एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करो, जो n से अच्छा है। बाकी कहीं ऐसा नहीं होगा, हर केस में नाइट्रोजन ही बेटर है, क्योंकि इन जनरल हम साइज देखते हैं। अगर C- होता तो उसको नाइट्रोजन से बेहतर बताते हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी अच्छी। पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और ग्रुप में क्या देखेंगे? साइज। साइज देखेंगे, सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ, N O और S वाला जब आएगा ना, जब भी S को बेटर देना, इसको बस छोड़ दो, ऐसे ही याद कर लो। बाकी केस में तुमको कोई दिक्कत नहीं, बाकी केस में तो मतलब सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ठीक अच्छा है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। काफी काफी हाँ, अच्छा पर है। सल्फर से नहीं है, सल्फर से नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्शन। काफी अच्छा है, नॉट अच्छा, वेरी सिर्फ अच्छा। सल्फर ही एक एक्सेप्शन है ना। हाँ सल्फर ही एक लफड़ेबाज है, उसकी टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक में ऐसे लफड़ेबाज मिलेंगे, मैं तुम्हें अलग से लिखवाता रहूंगा, जहां पे रूल ये लोग फॉलो नहीं करते, पागल टाइप करते, ठीक है? तो सल्फर वाले केस को छोड़ दें, NO और S को छोड़ दें, तो बाकी में तुम अपने रूल्स के साथ रहो। नाइट्रोजन बेस्ट है, O से अच्छा है, O से तो एनी टाइम बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी अच्छी है, ठीक है? और इट हैज नथिंग टू डू विद नंबर ऑफ लोन पेयर्स, आपके पास कितने लोन पेयर हैं वो मैटर करता ही नहीं, ठीक है? यस सर। तो वापस इस क्वेश्चन में आते हैं। मैं देखो तुम लोग ना ऑर्गेनिक में दिक्कत, ऑर्गेनिक में क्या है देखो, सुनो तुमको एक और राज की बात बताता हूँ, शायद तुम लोग टीचर से नाराज कम हो गए उसके बाद। देखो ऑर्गेनिक क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे फिजिक्स में तुम क्या करते हो, सच बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, फिजिक्स में तुम क्या करते हो, एक फेनोमेनन होता है, राइट? उसको तुम एनालाइज करते हो ना, फिर एक आंसर लिखते हो। तो टीचर आके तुम्हें ये बताता है कि बेटा ये तुम सही से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलो, या थोड़ा तुम ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये बोलेंगे। केमिस्ट्री क्या है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है ना, बेस्ड ऑन फैक्ट। अब फैक्ट जो बेस्ड होता है उसमें दिक्कत ये होता है कि इंफॉर्मेशन है बहुत सारा। तो मैं ये मानता हूं कि लॉजिक तो है, बट लॉजिक के साथ बहुत ज्यादा ये वर्सेटाइल है, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो एक लॉ बताया जाता है, एक चीज समझाई जाती है, वो सब जगह फॉलो नहीं होती। याद है ना पीरियोडिक टेबल का बेस्ट एग्जांपल याद रखो, तुमने पढ़ा है ना, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेकिन देखते हो कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है। फिर तुम्हें याद होगा कि जब तुम डी ब्लॉक में जाते हो तो कोई रूल ही फॉलो नहीं होता, उसको हम नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। फिर कहते हैं उसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनमें पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, पुअर शील्डिंग हम अलग से पढ़ेंगे, बट
फिजिक्स की तरह सीधा नहीं है ना, मैथ्स की तरह सीधा नहीं है ना, तो लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर इसको आप वैसे लेंगे तो फिर नहीं होगा। देखो यहाँ क्या है, सच बताता हूँ, पहले आंसर आता है, सुन रहे हो शिवम, एक एक्सपेरिमेंटल आंसर Yes, sir. आ जाता है। सोचो, एक याद करो, तुम एग्जाम में कभी बैठे होगे और तुमने बगल वाला एक क्वेश्चन तुमको नहीं आता होगा और तुम्हारा गलती से राइट हो जाता होगा और तुम्हारा पड़ोसी पूछता होगा कैसे तेरा राइट हुआ है, लॉजिक दे, तो तुम कुछ भी लॉजिक नहीं देते हो, क्योंकि तुमको पता है कि आंसर यही है। और सामने वाला भी कहता है कि हम इतने मूर्ख नहीं है, सामने वाला कहता है हाँ हाँ सही है, समझ गया, गुड 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 टू गो, अच्छा ओके ओके, कर दे ना। ऑर्गेनिक में कई बार ऐसा होता है, लॉजिक तो होता है, अच्छा लॉजिक होता है, बट पुराने लॉजिक के उल्टा होता है, तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि हमने ये पढ़ा, यहाँ वो पढ़ा। इसलिए भाई ऑर्गेनिक में सबसे पहले सारे केस आप तक पहुंचने चाहिए। आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, उसके एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ फेल होगा वो भी पता होना चाहिए। इसके लिए पहले बढ़िया नोट्स लिखना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन जमानी पड़ती है, फिर आप अलाउड होते हो क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर ढंग से नहीं प्रिपेयर आप करेंगे तो हर मोड़ पे आपसे गलतियां होंगी, ठीक है। इसलिए जहां जहां आप मिस्टेक करेंगे आगे, वो सब मैं नोट्स में कवर करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा है, क्योंकि मुझे सब बताना पड़ रहा है। कोई भी बुक खोलोगे तुमसे नहीं होगा तो पढ़ाने का फायदा नहीं, समझे। सो सीखेंगे एक बार, जैसे ही 2-3 क्लास में सब कवर होगा, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे तुम सॉल्व करना, तुम सब कर पाओगे, ठीक है भाई। तो चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे अभी सर, एक इन्फो, हाँ बोलो बोलो, एक बार 8 भी बता दो ना, क्या बता दूं? 8 क्वेश्चन। हाँ हाँ 8 बता दो, चलो तुमने 8 कर लिया, तो चलो 7 का, 7 था ना, 7 पूछ रहा था, तो 7 का आंसर है बी। सब लोग लिख लेंगे फटाफट। 7 का सही जवाब है बी, बी फॉर बॉम्बे। एनी ऑब्जेक्शन? सब लोग मान लिया इस बात को, NORS में एस को बेहतर माना जाएगा, हालांकि हमारे कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा अगेंस्ट है, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, फैक्ट है यार। सर एक्सेप्शन पे मानना ही पड़ेगा ना, उसमें थोड़ी कोई क्वेश्चन कर सकता है। नहीं यार, लोग गुस्सा टीचर से हो जाते हैं। वो साला ने कोटा फैक्ट्री देखा ना तुमने, वो भड़क जाता है बेचारा टीचर पर। टीचर क्या करेगा भाई, वो तो तुमको मार्क्स दिलाने की कोशिश कर रहा है। अरे हमारा बस चले तो हम ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं, हम सिर्फ फिजिकल पढ़ाए, क्या कर ले, लेकिन मार्क्स आते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो करें क्या, मजबूरी है हमारी। भाई तुम्हारे मार्क्स जहां से भी आते हैं मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा। और एक और बात है, इसका एक और बड़ा केस है ऐसा होने का, क्योंकि हम ना एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बहुत सारे कंपाउंड हमारे सामने ही नहीं आते, बहुत सारी बातें हमको पता ही नहीं होती। इस चक्कर में भी हमें बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ती है। थोड़ा सा सिस्टम भी है, सिर्फ सब्जेक्ट को भी दोष देना सही नहीं है। अच्छा छोड़ो, 9 करते हैं भाई, आविष्कार कह रहा है 9, 9 ना आविष्कार। सर 8। अच्छा 8 कर ले भाई, 8 में क्या करूं मैं? सर नहीं समझा मुझे आंसर कैसे निकालना है। मैंने सोचा कि जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और जो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सही तो बात, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, ऐसा तुमने सोचा। तुमने क्लासिक मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और कोई है जो इसका आंसर दे सकता है? शायद मैं भी पहली बार पढ़ूंगा तो यही आंसर, ये मिस्टेक तेरा एकदम चलेगा, ये क्लासिक मिस्टेक है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने तुमको रेजोनेंस एनर्जी वाले सवाल कराए थे, याद है? और मैंने यही लॉजिक दिया था, लेकिन तुम सब भूल गए हो कि ऊपर रेजोनेंस एनर्जी नहीं पूछा जा रहा, ऊपर पूछा जा रहा है which has the most aromatic nature, ना ही ओवरऑल स्टेबिलिटी पूछा है, सिर्फ पूछा है which of the most aromatic nature। तो एरोमेटिसिटी, सुनो सुनो मेरी बात पहले खत्म हो, एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या हुआ? बेस्ट रेजोनेंस, कहा था ना मैंने बार बार, करेक्ट। यस सर। जब मैं तुमको रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए कहूंगा तो वहां का मतलब है ज्यादा रेजोनेंस और बेस्ट रेजोनेंस दो अलग अलग बात है। जैसे मान लो मेरे पास 5 रिंग होंगे तो रेजोनेंस ज्यादा होगा, बहुत लंबा जाएगा, बहुत डिलोकलाइजेशन होगा, राइट। लेकिन बेस्ट रेजोनेंस की डेफिनेशन मैं तुम्हें यहां से दिखा, वैसे देखो ये 3 स्ट्रक्चर अच्छा है। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ आविष्कार? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और बी में? बी में 10 है। और सी में? सी में 14। अब पर रिंग बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सबके पास, पर रिंग बताओ। सर ए में
6 है, बी में 5 है और सी में 14/3। मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला तुम्हें? हाँ मतलब ए में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो पर रिंग, यस। बेस्ट रेजोनेंस किसको मानोगे? जहां पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिलोकलाइज हो रहे हैं। अब ज्यादा डिलोकलाइज कब होंगे? जब पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ऑफ कोर्स। तो पर रिंग, देखो इसमें क्वेश्चन आता है, क्लासिक सवाल, ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी थर्ड का सबसे ज्यादा है, बट अगर पूछे रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग बताओ, तो तुम्हें पता है ए बहुत ज्यादा हो जाएगा बी और सी से। तो इसका लॉजिक लिख लो वहीं पे, बिकॉज यहाँ पे पर रिंग रेजोनेंस बेंजीन में सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन पर रिंग है, पर रिंग। बाकी के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर रिंग सबसे ज्यादा डेलोकलाइजेशन बेंजीन में हो जाएगा, क्योंकि पर रिंग उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल कोई पूछे रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स सी की ज्यादा होगी, लेकिन पर रिंग पूछेगा ना तो ए ज्यादा हो जाएगा। आविष्कार क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इस पे भी कोई रो सकता है मेरे सामने, सर ये क्या तरीका हो, हमें क्या पता पर रिंग, हम क्यों ना ओवरऑल देखें। देख ले भाई। सर फिर एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए पर रिंग रेजोनेंस चेक करेंगे ना? अगर कोई बोले बेस्ट एरोमेटिक पूछे, अगर कोई बेस्ट रेजोनेंस बोले तो बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट रेजोनेंस का मतलब होगा पर रिंग ही देखना पड़ेगा कि वहां पे कितना बढ़िया डेलोकलाइज हो रहा है। रेजोनेंस एनर्जी पूछेगा आप ओवरऑल तो बात अलग है, क्योंकि ओवरऑल तो ये देखना पड़ेगा ना किसके पास सिग्मा बॉन्ड, कितने बाद पाई बॉन्ड, कितनी उसके पास ओवरऑल एनर्जी कितनी थी, कितना उसने डाउन किया। लेकिन अगर कोई मुझसे सीधा पूछेगा कि बेस्ट एरोमेटिक कौन है, मैं पर रिंग देखूंगा 100%। ओके सर, थैंक यू। अरे और कोई है? ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, और करोगे तब तक एक और कर लो। और कोई करना चाहता है इससे सवाल? कौन से करोगे? चलो 11 कर लो। चलो 11 करना है सबको फटाफट। अच्छा 11 अभी मत करो, उसमें एक गड़बड़। 11 में एक छोटा सा गड़बड़। अच्छा इसके एप्लीकेशन पे सवाल कर लेते हैं एक दो। हम्म, 13 करो, 13 एवरीबॉडी। थर्टीन करो जल्दी, थोड़ा बड़ा कर देते। माइक ऑन करना है सबको, माइक ऑफ करने की परमिशन नहीं है किसी को। अर्पिता ट्राई कर रही हो 13? गुड। ईशा 13 ट्राई कर रहे हो? स्वराज लग रहा है पूरा ट्राई कर रहा है, काफी मुंडे इसने अपने नीचे कर लिए। अब ठीक है, अब ठीक है। दर्शानिता, सही बोला मैंने? तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही किया कि खराब? दर्शनिता। अच्छा एक बार और इसने बताया था मुझे, बहुत बेइज्जती हो रही है। दर्शनिता सही। यस। और क्या मतलब होता है दर्शनिता? क्या मतलब? जिसको सुबह सुबह दर्शन किया जाए, ऐसा जिससे पुण्य मिलेगा? आई डोंट नो। Okay, done. Everybody will try. नेक्स्ट टाइम तुम्हें पता होना चाहिए, मैं पूछूंगा तुमसे तुम्हारे नाम का मतलब। ओके, आई गेस ये मराठी वर्ड है तो थोड़ा पता करो। डन डन डन। देखते हैं कौन लोग कर पा रहे हैं सवाल, मुझे चाहिए आंसर। चैट में भेजेंगे जल्दी जल्दी।
सी। स्वराज का आंसर आ चुका है सी। वेरी गुड स्वराज। बाकी लोग सी ही होगा, सबको लग रहा है। अच्छा, नहीं सी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सी क्या, मैं तो किसी भी आंसर के साथ हूँ, बट ये सोच के आंसर मत देना कि पीछे ये है, वो मत करना। अपना भेजा लगाओ, दिमाग लगाओ। सर फिर रीजन सुनो ना एक बार। आप देखो सर, पहले मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बाकी लोगों को भी ट्राई करूंगा। मैं रीजन सुनता हूँ, एक सेकंड रुकिए, सबको ट्राई करने दो। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे, फिर रीजन सुनूंगा मैं। अभी करने दो उसको, ठीक है? हाँ, 1 मिनट दे दो, 1 मिनट बाद तुम करना। 1 मिनट है तुम्हारे पास, बाकी लोग अपने अपने आंसर भेजो जल्दी, नहीं तो फिर जो है शिवम अपना रीजन बताएगा। आविष्कार तेरा आया? यस सर, सी आया। क्या बात है आविष्कार। बाकी लोग? ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो होगा, ऐसा क्या है? तुम्हें जो ठीक लगता है बोलो। अभी बात करेंगे हम लोग। हाँ, सी के पक्ष में लगातार लोग बढ़ते हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम भी सी के साथ हो सकते हैं। ठीक है चलो, अगर सी सब लोग कह रहे हो तो हाँ बोलो शिवम, क्यों सी? सर पहले हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं, हम्म राइट? तो फिर सी में और ए में दोनों में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, हम्म पर सी में नेगेटिव साइन की वजह से कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और इधर नीचे भी ऑक्सीजन का, तो उसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिसिटी वगैरह, एरोमेटिसिटी वगैरह नहीं देखते आजकल, भूल गए? अब तो एरोमेटिसिटी पढ़ चुके हो ना, एरोमेटिक तो देखो, एरोमेटिसिटी पे। ए और डी एरोमेटिक नहीं है, बी और सी एरोमेटिक है, और बी और सी में कंपेयर किया तो सी में ज्यादा पाई बॉन्ड है, इसलिए सी। सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी अभी नया नया ताजा ताजा सीखे हो तो उसको भी लगा लो। जैसे ए में, ए को देखो, ए में नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है, सही है? अरे बोलो, है ना? ए में ए का नीचे वाला एरोमेटिक है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर। और तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, क्योंकि बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं ना। तो कुल मिलाकर उसे एरोमेटिक बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। यस सर। ए एरोमेटिक ही है, ऐसे भी है, और बीच वाला डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके एरोमेटिक बना लेंगे। बी भी एरोमेटिक है, साफ देख रहे हो, है ना? बी सर भी कुछ एरोमेटिक। के बाद एरोमेटिक होगा ना? कौन कौन? शिफ्ट करने के बाद एरोमेटिक होगा ना, अभी शिफ्ट नहीं हाँ, हुआ। शिफ्ट हो जाएगा ना, एरोमेटिसिटी का मतलब ये मूवमेंट। और अगर वो शिफ्ट नहीं है तो भी मानेंगे ना। तुम्हें मैंने सिखाया था ना कि एक कंपाउंड हो, इसमें दो हो, अगर एक भी एरोमेटिक है तो ओवरऑल कंपाउंड को एरोमेटिक माना जाता है, सिखाया था हाँ। ना? यस सर, यस। तो उस लॉजिक से भी ए एंड बी एरोमेटिक है ना। ए यस और बी सर। तो एरोमेटिक है। व्हाट अबाउट सी? सी में आ जाओ। सी में दिक्कत है, ऊपर वाला एरोमेटिक है, नीचे वाला एरोमेटिक है, सी भी एरोमेटिक है, क्या दिक्कत? देखो सी एरोमेटिक है, ऊपर यस। एरोमेटिक है, और नीचे वाला तो एरोमेटिक है ही। ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेना ही नहीं है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो ए भी सी एरोमेटिक होगा, सही है। और डी देखो, डी भी एरोमेटिक है। डी नहीं है एरोमेटिक, की है 2 4 6, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस। अब पूरी तरह से अगर चेक करें अब हम एरोमेटिसिटी को, अब एरोमेटिक तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, ऐसे करके एरोमेटिक तो सारे हो जा रहे हैं। डी को लेके थोड़ा सा लग रहा है कि शायद वो एरोमेटिक नहीं है, तो डी को हटाओ, सामने से तो नहीं दिख रहा। नीचे वाला लेकिन उसका भी एरोमेटिक है, नहीं डी नहीं है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नीचे वाला नेगेटिव साइन है ना डी का, नीचे वाला देखो तो, ये तो नेगेटिव साइन है ना। हाँ नेगेटिव साइन, तो डी का नेगेटिव साइन है नीचे, तो 2 4 6 8 हो सकता है, तो हटाओ, ये गड़बड़ है। तो ए बी सी में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, या तो ए हो जाए, या तो बी हो जाए, या तो सी हो जाए। सब तो लॉजिक की टेंशन ही नहीं है, सी होगा, क्लियर कट विनर सी है, क्योंकि सी में बिना किसी टेंशन के ही वो एरोमेटिक दिख रहा है, जबकि ए एंड बी में थोड़ा सा शिफ्ट विफ्ट करा के करना पड़ेगा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, उसके बावजूद पाई इलेक्ट्रॉन टोटल किसके पास ज्यादा है वो ट्राई कर लो। तो सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, एबीसी में बताओ। सी में कितने हैं? 6, कितने बताओ भाई?
सी में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ए में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, बी में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो टोटल अवेलेबल पाई इलेक्ट्रॉन साथ सी में सबसे ज्यादा है, सो वी विल गो विद सी। सही है? अरे बोलो, आविष्कार, यही लॉजिक है ना? सर आपने आखिरी में क्या क्या काउंट किया था? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा था यार, सी में। पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है देख लो, उस हिसाब से तय कर लो भाई। ए ऐसे और सी में सेम है ना? हाँ, लेकिन ए को शिफ्ट करा के एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, और सी ऑलरेडी एरोमेटिक है, तो थोड़ा सा सी को माइलेज देंगे हम, है ना? शिवम समझे तुम गेम? यस सर। ए हा ऐसे एरोमेटिक है ए, बट ऊपर वाले को बनाने के लिए थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। बट सी तो अभी ही एरोमेटिक है, दोनों तरफ दिख रहा है एरोमेटिक, तो सी को थोड़ा सा हम लोग देंगे यहाँ पे प्रेफरेंस। ठीक है, डन। बाकी कुछ सवाल ट्राई मत करना, मैं बता दूं कौन कौन ट्राई मत करना अभी। सर ऑप्शन डी के नीचे वाले रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ 8 इलेक्ट्रॉन, सही कह रहे, इसीलिए उसको मैंने एरोमेटिक नहीं कहा, है ना? तो सुनो सब लोग ध्यान से, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं हुआ ना, एंटी एरोमेटिक हो गया। ये सर नहीं, सिर्फ पूछ रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 8 है, 8 है। देखो ना, वो जो नेगेटिव साइन है वो भी कंजुगेशन वाले जगह पे ही है ना, तो 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो कौन कौन तुमको अभी ट्राई नहीं करना है वो मैं बताता हूँ, जो मैं बाद में करा दूंगा। जैसे तुमको ट्राई नहीं करना है, 12 ट्राई मत करना, 12 ट्राई नहीं करना अभी, 12 तुमको दिक्कत होगी करने में, और बाकी तो कर सकते हो। 12 में दिक्कत होगी, और किसी में होगी। 10 भी मत करना, क्योंकि थोड़ा रिएक्शन वाले रिएक्शन, 10 और 12 को छोड़ के बाकी सब ट्राई कर सकते हो। एक आध कंपाउंड तुमको एकदम नया लगे तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना, गूगल से स्ट्रक्चर देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है भाई, चलो डन, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा डिस्कशन था, और वो हम कर रहे थे आपके साथ, कुछ कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे। अब मुझे जल्दी से टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और खत्म करना है, तो करेंगे फिनिश। तो जल्दी आ जाओ। अब एरोमेटिसिटी में कहाँ तक पहुंचे थे यार, नंबर बताओ, कौन सा नंबर चल रहा था हमारा? नंबर बताओ एक बार। लास्ट एग्जांपल कौन सा था अपना एरोमेटिसिटी में, तो एक बार बताना। सर एनुलिन था, चालू किया था बस। एनुलिन थोड़ा सा चालू किया था। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? मैडम मुझे वापस होस्ट बनाओ प्लीज। सो अब देखो, हम लोग करने जा रहे हैं ये सवाल, बहुत ही आसान है टॉपिक। एनुलिन शुरू किया था जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि उसके बारे में कई सारी बातें आनी बाकी थी। तो चलो आज हम एनुलिन के सारे केस लेंगे। एनुलिन क्या होता है? एनुलिन का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि एनुलिन अगर कोई है तो वो एरोमेटिक होगा, एनुलिन कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार एनुलिन के टर्म में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो अगर मान लो एनुलिन के टर्म में सीधा सवाल है और तुमने वो पढ़ा नहीं है तो भी दिक्कत होगी, तो हमको दिक्कत नहीं लाना है, हमको उसके सारे पॉसिबिलिटीज पे बात करनी है। चलो डन। ऐसे तो एरोमेटिक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, चलते रहता है। तो लिखो सब लोग, एनुलिन का जो केस था, हमने 2 ही केस शायद किए थे, उसके आगे का आज हम लिखने वाले। चलो नंबर बता दो यार, लास्ट नंबर क्या था अपना? सर 45 था शायद से। 45, ठीक है भाई। तब समय आ गया है कि हम लोग 46 करें ना। देखो
46। हम 2-4 एनुलिन के एग्जांपल लेंगे फिर आगे बढ़े। सब लोग ध्यान देंगे। ये एनुलिन 8 लिखा था ना मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारे पास। एनुलिन 8। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को मैं करेक्ट कराना चाहता था यार, उसको जरा करेक्ट कर लो। एक चीज करेक्ट करना चाहता था, ये 1 सेकंड रुक जाओ। एक बार चेक करो, मैंने उस दिन जो लास्ट में 9 नाइट्रोजन वाला एक एग्जांपल कराया था ना, देखो जरा एक बार। 9 कार्बन वाला जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन थे, जरा निकालो जल्दी, चेक करो उसमें करेक्शन है। मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में रियलाइज हुआ। दिखाता हूं तुम्हें कौन सा था। ये जो हम कर रहे थे इसमें एक हमने 10 वाला लिया था ना, ये देखो। एक 9 वाला लिया था ना हमने, जिसमें 9 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अगर तुमको याद हो। कहाँ गया वो? सॉरी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन थे। इसके नीचे ही कहीं था शायद, पता नहीं कहाँ। हाँ, यहाँ तक लास्ट क्लास हम पहुंचे थे। ठीक, ये हमारा, हाँ ये हमारा लास्ट टॉपिक। सुनो, वो एग्जांपल निकालो जल्दी से, उसको ठीक करो, जिसके अंदर 9 हाइड्रो, एक 9 वाला बनाया था ना हम लोगों ने, वो 10 कार्बन है एक्चुअली। तो मुझसे मिस्टेक हुई थी, एक्चुअली वो 9 कार्बन नहीं है, 10 कार्बन है। तो 10 कार्बन का एक तुमको बनाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा C9H9। C9H9 बनाओ, सॉरी C10H10। एक्चुअली मैंने गलती से C9 लिख दिया था, वो C10H10 है। उसका स्ट्रक्चर ठीक करो। ठीक है, तो देखो मैं उसका बना देता हूँ स्ट्रक्चर, सो दैट तुम देख पाओ। तो उसमें ना C10H10 वाला जो स्ट्रक्चर था, इसमें 144 डिग्री एंगल थी ना, वो मैंने गलती से C9 लिख दिया था, एक्चुअली वो C10 था। उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक कर लेना। कैसे ठीक करोगे? 10 कार्बन ड्रॉ करने की कोशिश करो। मैंने 9 को बोला था, और 9 पे होगा ही नहीं 5 बॉन्ड। तो 10 कार्बन ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक करो उसे। अब ठीक है, चेक करो एक बार, कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अभी भी कम है, एक और लगाओ कहीं, कैसे होगा देखो। तो बताओ, यहीं पे कर लो यार, कौन है? एक और बनाओ, तो ये हो जाएगा, ये देखो, काउंट करो, 10 हुआ क्या? इसके अंदर 5 पाई बॉन्ड तुमको लेने हैं। 1 10 करोगे तभी 5 बॉन्ड होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। देखो, अब जाके हुआ। तो उसमें ना गलती की थी मैंने लास्ट टाइम, मैं शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ अभी, देखो। वन सेकेंड, शेयर कर रहा हूं। ये देखो,
ये वाला स्ट्रक्चर बनवाया था ना, पिछली बार मिस्टेक छोटी सी हो गई थी उसको, जिसको मैंने गलती से, हाँ 37 एग्जाम्पल ठीक होगा, जिसकी मैंने गलती से ना C9 नहीं होगा C10 होगा। अब ये ठीक है, या हो सकता है अभी भी गलती मैं कर रहा हूँ, तुम लोग देखो, मैं फिर शायद मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे बनाऊँ, ये देखो। सो डबल सिंगल डबल अल्टरनेटिंग होना चाहिए, तो ये था C10, मैंने गलती से C9 लिख दिया, तो प्लीज इसको ठीक कर लो। बाकी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट मैंने गलती से C9 लिख दिया, C9 को C10 कर लो। सबको क्लियर हुआ? बस C9 को C10 कर लो, एक कार्बन और बढ़ा लो बस। बढ़ता हूँ आगे, ये मुझे बस कराना था। अब चलो, ये सबको समझ में आ गया ना? क्या करना है, C9 को क्या कर लेना है, बोलो C9 को क्या करना है? किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो जल्दी। अब बढ़ते हैं एजुलिन की तरफ। एजुलिन में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिए थे, अब मैं पूछ रहा था कि एनुलिन में सबको एनुलिन 8 क्लियर है? हाँ, जल्दी से जवाब दो, सब चैट में जवाब दो या ऐसे जवाब दो। एनुलिन 8 सबको क्लियर है? क्या था एनुलिन 8? एनुलिन 8 में हम लोग 8 कार्बन बनाते थे, अल्टरनेट लेते थे। तो ऐसे जाते थे, यहाँ पे ऐसे लेके ऐसे करके जाते थे। तो 8 कार्बन वाला आपको एग्जांपल याद होगा, मैंने एनुलिन 8 बताया था। एनुलिन 8 वही स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने अलग से बनाया था लास्ट क्लास में। एनुलिन 8 सबको याद होगा? सो इस केस में आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, और बाद में हम कह रहे थे कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है। तो लिख लो, ये नॉन एरोमेटिक है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। एक्चुअली वी डिड इट, दर्शनिता, एक्चुअली वी डिड इट, बट किसी और नाम से किया था हमने। ये हमने किया हुआ है, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का एग्जांपल लो, याद करो। यस सर, हाई एंगल स्ट्रेन। यही था ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, याद करो याद करो, ये वही एग्जांपल है, बस हमने इसका नाम एनुलिन 8 वहां पे नहीं लिखा था। ठीक है, दर्शनिता क्लियर? उसका नाम हमने एनुलिन 8 नहीं लिखा था, बट वही है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इस पर नहीं जाना चाहते हैं, डिस्कस ऑलरेडी हो चुका। ये नॉन एरोमेटिक होता है, और रीजन हमने बताया हुआ था। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब थोड़ा अच्छा सवाल करने वाले हैं। अब लिखो, अब है नेक्स्ट जो भी था, काउंटिंग बढ़ाते हैं। काउंटिंग क्या थी अपनी लास्ट, बताओ? लास्ट काउंटिंग बता दे। 45। 45 की 47? कौस्तुभ कह रहा 47, तो लिखो सर 47। 46, एनुलिन 8 46 तो होगा ना? एनुलिनेट तो हम कर चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना? चलो अब लिखते हैं नया 47 से, देख लेना जो भी नंबर है। ये तो बस लिख दिया कि इसका नाम, इसकी स्टोरी तो हम पढ़ ही चुके हैं ना पहले। अब देखो, मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सब बच्चे इसको देखें।
ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूं उसको। ये रहा, देखो ध्यान से। अब इसमें ये काउंट करो कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें तुमको, बोलो कितने कार्बन दिख रहे हैं? काउंट करो यार, कितने कार्बन है इसमें? सिक्सटीन कार्बन है, इसलिए इसका नाम होता है, लिख लो क्या नाम होगा इसका, एन्युलीन 16। लिखते चलो। यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, देखो इसकी एक वैलेंसी कम है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, इसका हाइड्रोजन भी होता है, इसका हाइड्रोजन भी होता है, और इसका हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन होते हैं, और तुम समझ सकते हो कि ये लोग मिलके क्या करने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन क्रिएट करते हैं। पहले बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 3 4 5 6 7 8, कितने हैं काउंट करो। एनिलीन 16 में कितने डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बताओ। 8 डबल बॉन्ड, पाई भी 8, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। वैसे भी एरोमेटिक तो ये हो नहीं सकता, एंटी एरोमेटिक होना पड़ेगा, और एंटी एरोमेटिक होने से अच्छा है कि हम क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन। तो इसको हम लेंगे नॉन एरोमेटिक, लिख लो। एंटी एरोमेटिक ना होके इसको नॉन एरोमेटिक लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में तो डबल नुकसान है, स्ट्रेन भी है और एंटी एरोमेटिसिटी का भी नुकसान है। नॉन एरोमेटिक में स्ट्रेन तो कम से कम नहीं मिलेगा, सो ये प्लेनरिटी लॉस, एंड ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। सो एंटी एरोमेटिक से अच्छा है कि इसे नॉन एरोमेटिक मान लिया जाए। अगर ये एरोमेटिक होता तो एक बार हम फाइट मारते हैं कि शायद कुछ हो जाए, बट एरोमेटिक है नहीं तो फाइट भी मारना बेकार है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में चॉइस एकदम क्लियर है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सर ये एनुलिन 8 की तरह ही होगा ना? हाँ एनिलीन 8 की तरह होगा, बकवास सा कुछ स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेनर तो ये हो नहीं सकता, है ना। फोर्टी सिक्स, ये ड्रॉ करो, मैं नीचे दूसरा बना रहा हूँ जिन लोगों ने ड्रॉ नहीं किया।
चलो बनाओ, ड्रॉ करो, अल्टरनेट बनाते चलो, डबल वन, अल्टरनेट ब्रेक नहीं होगा। सॉरी, छोटा सा एक करेक्शन, चलो चलो। ये देखो भाई, ड्रॉ करो इसे, देखो कितने हो गए, काउंट करो एक बार कितने हैं, कितने भाई, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 है भाई, और सबके सब अल्टरनेट है, करेक्ट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एनुलिन 18। लिखते चलो, चलो एनुलिन 18 सबको लिखना। क्या लग रहा है, क्या करें इसका, एरोमेटिक है ये कि भी नहीं? तो नॉन एरोमेटिक होगा ना, हो सकता है, लेकिन पहले तो इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अंदर जाएंगे, इतने सारे है। अभी स्ट्रक्चर पूरा बनाया नहीं मैंने, अब बना रहा हूँ। इतने सारे नहीं है, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है, बट इतने सारे नहीं। अभी हम बात करेंगे, तुम पहले ड्रॉ करो। ड्रॉ इट। अब मैं एक जरूरी बात डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। क्या ये नोट हो गया, सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया? सर ये एरोमेटिक भी हो सकता है ना? हो सकता है, बात करते सर हैं। हर एक सेंटर पे एक हाइड्रोजन आइटम होगा ना। हाँ, लाल लाल बना तो दिया है ताकि ये 8 कार्बन हो सके। हाँ वही बोल रहा हूँ, पर उससे तो हम मतलब पता कैसे चलेगा कि वो अंदर होगा कि बाहर होगा, जिसे हमने समझ लो। जिसे हमने अंदर किया है वही अंदर है, बाकी सब बाहर है। सिर्फ दो ही अंदर, ऐसा एग्जाम में कैसे पता चलेगा? याद रखना होगा तुम्हें, C18 भी हो अच्छा तो C16 फिर भी ठीक है। है, नहीं मेरे को कोई लॉजिक है उसके। ना ना, कोई लॉजिक नहीं, तुम्हें केस टू केस ध्यान रखना, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इतना बड़ा कौन याद रखेगा। अच्छा सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो भाई, सुनो, देखो पिछले वाले केस और इस वाले केस में थोड़ा सा फर्क है। देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, हमारे पास चॉइस होता है 1 और 2। पिछले बार हमारे पास चॉइस था ही नहीं। क्यों चॉइस नहीं था? क्योंकि ऐसे भी ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो रहा था, ठीक है, तो हमारे पास 2 चॉइस था, या तो हम उसको एंटी एरोमेटिक मान लें, है ना, और स्ट्रेन भी झेले। बोलो, अगर एंटी एरोमेटिक मानते हो, तुमको इसी स्ट्रक्चर में रहना पड़ता ना, बोलो, ऊपर जो दिख रहा है, बोलो, चॉइस 1 एंटी एरोमेटिक मान लो और स्ट्रेन भी झेलो। एंटी एरोमेटिक तो ऐसे ही अनस्टेबल होता है, ऊपर से स्ट्रेन भी ढोलो। ये चॉइस 1 था। चॉइस 2 क्या था बताओ, बोलो सब लोग। नॉन एरोमेटिक। चॉइस 2 था कि इसे नॉन एरोमेटिक मान लो। तो पागल भी क्या बोलेगा, अरे नॉन एरोमेटिक ही अच्छा है यार, दोनों तरफ से फायदा तो नॉन एरोमेटिक वाले को, एंटी एरोमेटिक वाले को तो डबल नुकसान है, प्लेनर के चक्कर में भी मरेगा, स्ट्रेन आएगा बहुत,
और एंटी एरोमेटिक ऐसे ही अनस्टेबल होता है। सो ऑप्शन 2 बेस्ट था, कोई चॉइस नहीं, आराम से नॉन एरोमेटिक हमने मान लिया। लेकिन इस केस में पता है क्या दिक्कत है? इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18, सॉरी कितनी है? हाँ 18 है ना। हाँ, इसके पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये एरोमेटिसिटी के रूल को, एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। साइक्लिक है, कंजुगेशन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस बार स्ट्रक्चर थोड़ा सोचेगा कि मैं क्या हो जाऊं। एक चॉइस इसके पास क्या है स्ट्रक्चर के पास? एक चॉइस है कि ये बन जाए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और स्ट्रेन कम कर ले, लेकिन एरोमेटिसिटी से उसको हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा चॉइस, ये एरोमेटिक ही बना रहे, ऐसे ही बना रहे और थोड़ा स्ट्रेन झेल ले। अब कुछ केस में स्ट्रेन डोमिनेट करते हैं, कुछ केस में एरोमेटिसिटी डोमिनेट करती है। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? शिवम मेरा लॉजिक समझ रहे हो? बोलो शिवम। तो सर इस केस में वो क्या जलेगा, स्ट्रेन जलेगा कि क्या जलेगा? भाई देखो, इस केस में एरोमेटिसिटी डोमिनेट करती है, क्योंकि एक चीज मैंने तुमको बताई थी, उसका तुम याद रखो। मैंने तुम्हें कहा था कि पहले वाला केस देखो, ये हमने कल सीखा था। एक मिनट को मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जस्ट पुरानी। ये देखो, इस केस में मैंने तुम्हें कहा था कि इस केस में एंगल स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, उस पर ही ध्यान देना, कहा था ना। और इसके नीचे वाले केस में मैंने क्या कहा था? ये तीनों को मैंने एरोमेटिक बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि ये तीनों में एरोमेटिसिटी डोमिनेट कर रहे थे। प्रॉब्लम यहां भी था, सिखाया था ना लास्ट क्लास में। इसलिए हमने इन तीनों को, इन दोनों को खासकर ऊपर वाले को एरोमेटिक कहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी केस बने, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, डिस्कशन हम करते हैं, तो हमारा जो मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि हम किसको प्रेफर करें, है ना? किसको प्रेफर करें। जैसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसको भी ठीक करना होगा। ये देखो जल्दी सब लोग, देखो ये एंटी एरोमेटिक दिख रहा है ना? आओ जरा इसको ठीक कर लेते हैं, शायद जल्दी में हमने इसको लिख नहीं पाया। यहाँ आ जाओ जल्दी। इस केस को देखो सब, 36 है नहीं है? तुम लोग का नंबर कुछ और होगा, नंबर ढूंढो अपना। तुम्हारा नंबर भी 36 है क्या? देखो देखो। वही है सर। अच्छा भैया, तुम्हारा ही शायद नोट से। हाँ देखो देखो, चेक करो। इसमें मिस्टेक हो गई है मुझसे, जल्दी बताओ क्या मिस्टेक हुई है? कौन बताएगा मुझे अपना मिस्टेक? सर इधर नॉन एरोमेटिक होगा कि एंगल नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि हमको कोई चॉइस ही नहीं मिल रहा। हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी पागल खुद को एंटी एरोमेटिक भी बनाए और स्ट्रेन भी झेले, कौन करेगा? ये नहीं करेगा ना। तो जब कभी भी एंटी एरोमेटिक के साथ स्ट्रेन आ रहा हो, तो हम नॉन एरोमेटिक को चुनेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेन डोमिनेट करे। डोमिनेट क्या है? यहाँ तो चॉइस ही नहीं, तो डोमिनेट लिखने की भी जरूरत नहीं। हम सोचेंगे तब जब हमको एरोमेटिसिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक करो उसे, नॉन एरोमेटिक है, हमको एरोमेटिसिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा। सुनो, जब मुझे एरोमेटिसिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा तो हम सोचेंगे, राइट? इस केस में भी हमारी चॉइस एकदम ऑब्वियस थी। ये वाला मैंने, ये 37 वही था जो अभी तुमने ऊपर देखा, उसका स्ट्रक्चर हम बना चुके थे। तो 37 वाले में भी हमारा चॉइस एकदम क्लियर था कि हमें एंटी एरोमेटिक मिल रहा था, तो उससे अच्छा हमने उसको क्या बना दिया? नॉन एरोमेटिक। तो अब तक हम ऐसे चॉइस में उलझे रहे, जहां हमको एरोमेटिसिटी मिली तो हमने उसको चुना। अब जहां पे ऐसा होगा वहां नहीं चुनेंगे। लेकिन हाँ, जब हमको, मैंने कहा था कि सिंगल रिंग हो, देखो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जब तुम्हारे पास सिंगल रिंग हो, एक ही रिंग हो, उसमें अगर सबके सब डबल बॉन्ड हो, याद करो कहा था, तो उस केस में तुम क्या करना? स्ट्रेन को मान लेना कि वो हैवी हो रहा है। लेकिन वो मैंने सिंगल रिंग के लिए कहा था। इस केस में क्या कह रहा हूँ, ये सिंगल रिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिंग इन्वॉल्व है, बड़ा रिंग है, बहुत अच्छा है। इसलिए यहाँ पे स्ट्रेन से ज्यादा फैक्टर जो अफेक्ट करने वाला है वो है एरोमेटिसिटी। लिखो फटाफट, यहाँ पे कौन इफेक्ट करेगा? लिखते चलो।
यहाँ पे एरोमेटिसिटी डोमिनेट करेगा। सो जहां पे एरोमेटिसिटी का चॉइस होगा हमें केस टू केस याद रखना पड़ेगा। ये एरोमेटिसिटी आया एक बार देखना पड़ेगा। तो भाई एनुलिन एटीन में बोल रहा हूँ यहाँ एरोमेटिसिटी जो है वो डोमिनेट करता है और इसलिए कंपाउंड जो है उसको हमको मानना पड़ेगा कि ये एरोमेटिक। चलो डन। ध्यान रखना एनुलिन एटीन में ऐसा होता है। ठीक, सर आपने सिंगल रिंग की क्या कंडीशन बोली? मैंने बोला सिंगल में अगर सबके सब डबल बॉन्ड है ना तो एरोमेटिसिटी डोमिनेट नहीं करेगा, स्ट्रेन डोमिनेट कर जाएगा। अगर एरोमेटिक मिले तो भी, जैसे अभी जो बना के मैंने दिखाया था ना 10 वाला ऊपर बना था, इस केस में देखो इसको भी तो हम नॉन एरोमेटिक मानते हैं ना? यस सर। क्योंकि यहाँ देखो एक ही रिंग है और उसके अंदर हमने कहा है कि यहाँ पे सबके सब डबल बॉन्ड है, 5 डबल बॉन्ड है। इसलिए इस केस में हम एरोमेटिसिटी को डोमिनेट नहीं करते, यहाँ कहते हैं कि स्ट्रेन डोमिनेट्स। सही है शिवम? सर फिर कितने कार्बन के बाद हम स्ट्रेन को ज्यादा डोमिनेंस देते हैं एरोमेटिसिटी से? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी, बस 8 होता है ना सर, आपने तो अब तक नॉर्मली 8, 10, 12 वही 6 तक तो नहीं, 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 6 के नहीं बाद होने से हाँ, 8। 6 अब 8 से ज्यादा तुम सिंगल रिंग में कितना बनाओगे, है ना? तो एकदम 6 फुल आर्टिस्ट जैसे बनाना पड़ेगा। हाँ 8 वाट में, अरे जितना केस लिख रहे हैं उसी में से एक आना है, बस देख लो। ठीक है भाई? तो अगर आप 10 कार्बन लेके बनाने बैठोगे तो फंसोगे, है ना? तो उसके दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि ये स्पेशल केस सीधा आएगा तुम्हारे पास, तुमको ध्यान रखना। डन? किसी को दिक्कत है तो बताएंगे। डन, बढ़ता हूँ आगे। तो 8 केस में नॉर्मली, सॉरी इस वाले में जहां सबके सब पाई बॉन्ड थे, हम प्रेफर करेंगे स्ट्रेन को एरोमेटिसिटी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा 18 क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल लो। कितना नंबर हो गया है यार? एग्जांपल टू एग्जांपल याद रखना है, मैं क्या ही करूँ। आ सकता है किसी बुक में, नहीं आया तो फिर देखो पायरीन क्या आ जाता है अक्सर? ध्यान में ड्रॉ करो ये स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी। इसका नाम है पायरीन और एनुलिन की भाषा में क्या कहेंगे इसको? काउंट करो कितने कार्बन है इसमें? अरे काउंट करके बता दे भाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अरे मतलब बॉन्ड कितने हैं, काउंट कितने? 16 ही है ना? C16 काउंट करो। 1 2 16 हाँ, कार्बन एटम्स है।
हाँ देखो ये ऊपर भी मैंने 16 एक बनाया हुआ था, बनाया था ना, देखो एनुलिन 16, ये भी एनुलिन 16 ही है, लेकिन 16 का ये दूसरा शेप है, इसको पेरिन बोलते हैं, इसको एनुलिन ना बोल के इसको पेरिन बोलते हैं। इसमें एक गड़बड़ है, मैंने इसको अलग से क्यों लिया तुम्हें सिखाता हूँ। इसमें एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या हो बताता हूँ। तो हम इसे एनुअल 16 नहीं लिखेंगे। नहीं, इसे पेरिन लिखेंगे, ये उसी की जैसा है। इसमें एक गड़बड़ है, इसको क्यों नहीं लिखते इसका एक कहानी है, वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। पहले नोट हो गया हो तो बताना मुझे जल्दी, सबने नोट कर लिया क्या? ये एनुलिन 16 है, बट इसका स्ट्रक्चर, सॉरी इसको एनुलिन 16 ना बोल के पेरिन क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये ड्रॉ कर लो, सबने ड्रॉ किया, फर्स्ट ड्रॉ फिर डिस्कस, बोलो। बोलूं आगे, बोलूं? देखो इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गड़बड़ ये है कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि ये जो डबल बॉन्ड है बीच वाला, ये रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेगा। देखा गया है कि ये ऑलवेज, इस केस में खासकर ये एक ऑलवेज ये डबल बॉन्ड रहता है। ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब रेजोनेंस में, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये देखा गया है प्रैक्टिकली। इस केस में ऐसा होता है, तो अब क्या करेंगे बताओ, सब लोग सोच के बताओ। चॉइस क्या है अपने पास? सर फिर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा। कंजुगेशन ब्रेक होगा, जैसे कि ऐसे इसलिए इस केस में अब ये तो, इसीलिए इसको हमने एनुलिन नहीं कहा, क्योंकि इसमें अल्टरनेट वाला चीज गड़बड़ हो रहा है। इसमें एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, एरोमेटिसिटी इनफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं, इस केस में होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। मतलब साइड साइड से निकलते हैं, उस वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देते, यू जस्ट इग्नोर इट। आप डबल बॉन्ड को ऐसे घुमा लो, देखो पेरीफेरल मतलब साइड साइड से, ऐसे चलो, ये जो चल रहा है ऐसे चलाते रहो, यू रेजोनेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसे चलो, उसको इग्नोर करो, जस्ट सिस्टम का हिस्सा उसको मत समझो, इग्नोर इट। ऐसे राइट्स पूरा पेरीफेरल घूमो, पूरा रिंग कवर करो, ओवरऑल सबको एक रिंग मानो और उसको जस्ट इग्नोर करो, तो रेजोनेंस ऐसे निकलेगा, उसको छोड़ दो। इसको पेरीफेरल एरोमेटिसिटी कहते हैं, और इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है, पेरीफेरल ऐसे घूमता हुआ। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है कितने इलेक्ट्रॉन का? 14 इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो, यही कारण है कि इसको हम लोग एरोमेटिक मानते हैं, क्योंकि 14 हमारी लिस्ट में आता है, 14 याद करो, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन पुट करो, कितना पुट करोगे? 3। 4n + 2 में 3 पुट करोगे तो 14 आता है ना भाई, बोलोगे? तो बिकॉज ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक है। करेक्ट? अब देखो यही इंपॉर्टेंट है, पायरीन लिखा है तो एरोमेटिक है, और एनुलिन 16 लिखा है तो एरोमेटिक नहीं, तो ध्यान देना भाई। सर अगर वो डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता कि नॉन एरोमेटिक हो नॉन जाता? एरोमेटिक जैसे वहां हुआ था, तब तो ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही क्या थी? एनुलिन 16 तो है ही हमारे पास। सर बट यहाँ पे इतना मतलब एनुलिन 16 में स्ट्रेन दिख रहा है हाइड्रोजन के कारण, पर यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेन होगा? नहीं, यहाँ हम स्ट्रक्चर ही बदल दिया ना हमने, ये स्ट्रक्चर जानबूझ के ऐसा किया सो दैट हम पेरीफेरल अलग करा सके, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी करा सके, इसलिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, कोई साइड साइड से घूम के पूरा एक रिंग कंप्लीट।
ओके, मतलब डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसलिए स्ट्रक्चर बदल गया। हाँ, अगर डबल बॉन्ड पार्टी, उसमें क्या था कि डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा था। हमने जो एनिलीन 14 तुमको दिखाए थे उसमें डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए उसको वैसे ही दिखाया, दिखाना वैसे ही चाहिए। एनिलीन के स्ट्रक्चर दूर दूर हो, उनमें स्टेबिलिटी हो, दिखाना वैसे ही चाहिए। दिखाना हमको ऐसे ही चाहिए था जैसे यहाँ पे लिखा हो, यही करके निकल लेते ना 18 वाला चाहे 16 वाला, देखो कितना बढ़िया था, क्या दिक्कत है, ऐसे दिखाता। यस और बिकॉज हमें पेरिफेरल दिखाना था और बीच में ऐसे दो डबल बॉन्ड दिखाने थे, एक डबल बॉन्ड जो रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मजबूरी में हमको अलग से वो बनाना पड़ा। तो अगर उसमें सब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते ही तो उसको एनिलीन 16 बोल देते ना, वो क्यों बनाते, पेरिन अलग से बनाते ही क्यों, है ना। ओके, यस सर, समझा। तो पेरिन वाला तो तुम्हारे पास आएगा, स्ट्रक्चर भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। सर बोलो भाई। सर मैं मतलब बाहर इंटरनेट के वैसे एक बार पिरिन का वापस समझाओगे? हाँ देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है पेरिन में कि बीच वाला जो डबल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी एनुलिन 16 से एकदम अलग है, राइट। और इसमें हम घूमते कैसे, ऐसे हमने इसका नाम रखा है पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। पेरीफेरल समझते हो तुम लोग, पेरीफेरी समझते हो ना, साइड का सब कुछ। साइड साइड, हाँ। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, बीच वाला, इसको मैंने रेड लाइन किया हुआ है, देखो इसको हम इग्नोर करेंगे, उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन साइड साइड से रेजोनेंस हम करवा सकते हैं, राइट। तो मैंने दिखाया भी है, तो साइड साइड से करोगे, देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है एरोमेटिसिटी, हो रही है ब्रेक, देखो नहीं हो रही है। ऐसे चलो, देखो सब जगह से ऐसे चलते चलते तुम आओगे, साइड साइड से चलोगे ना, तो यू विल गेट एरोमेटिसिटी पूरे रिंग में, साइड साइड से, है ना, बोलो। तो यस सर। हम क्या करेंगे, बीच वाले को सीधा इग्नोर करेंगे और मानेंगे कि पूरा एरोमेटिसिटी साइड साइड से तो हो ही रहा है, तो बीच वाले में रेजोनेंस नहीं होता और ये उसका गड़बड़ है। तो काउंटिंग करते वक्त ध्यान रखेंगे कि मतलब बीच वाला जो जो इंटीरियर है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता, तो बाहर के जो है वही डीलोकलाइजेशन होता है, उनका करेक्ट डीलोकलाइजेशन करेक्ट पॉसिबल है। करेक्ट, और नीचे मैंने लिख भी दिया 14 इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, ओके साइक्लिक सर। डिलोकलाइजेशन। सो दैट्स इट। तो ये कुछ केसेस थे जो तुम्हारे सामने मैं लाना चाहता था, अब तुम समझ गए हो पूरा गेम। एरोमेटिसिटी सबको क्लियर हुआ? समझ गए गेम? चलो, तो ये मुझे पूरा बताना पड़ा, इसके बारे में बातें थी, एंड ठीक है। अब चलो फटाफट, इस पे कई सवाल आने वाले हैं, ये नोट हो गया हो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँ आगे। ठीक, लिखो। एरोमेटिसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो क्लियर होने से बहुत सारी चीजें आगे चल के तुम देखोगे, समय जो लगा रहे हैं ना हम लोग, मैंने इस टॉपिक पे इतना टाइम क्यों लगाया ये तुम आगे समझोगे, क्योंकि आने वाले समय में रेजोनेंस ऑर्गेनिक का बैकबोन होता है और एरोमेटिसिटी रेजोनेंस का बैकबोन होता है। तो ये इतना सब मैंने सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा, सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा, पूरे ऑर्गेनिक को ध्यान में रख के पढ़ा। अब जितने केस मैंने तुम्हें बता दिए, अगर ये सारे केस तुम ध्यान रखोगे तो आगे वाले समय में तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें कुछ केस मैंने जानबूझ के हटा लिए हैं, जो पहले मैं बहुत ज्यादा पूछता था, अब नहीं करवाता क्योंकि ज्यादा हो जाता है बहुत बार, अब कुछ कुछ कम किया है, बट ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक दो चीजें और छोड़ दी है मैंने, जो क्वेश्चन करा करा के बताऊंगा, एक दो चीजें क्वेश्चन के लिए भी मैं छोड़ता हूँ, वो क्वेश्चन के दौरान आएगा तो बात कर लेंगे। अभी आगे बढ़ते, लिखो। सबको लिखना है सिग्निफिकेंस and application of aromaticity। अब यहां से तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का रास्ता खुलता है। देखो, पहला लिखो,
देखो एरोमेटिक मॉलिक्यूल और आयन consist relatively higher resonance energy. ये जो रेजोनेंस एनर्जी के सवाल है ना, ऑफिशियली इस टॉपिक के पढ़ने के बाद करने चाहिए। Such that the order of resonance energy देखो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये फ्यूरान लिया मैंने, ठीक है, और इसी के पास मैंने सेम सब कुछ लिया बट उसको एरोमेटिक नहीं बनाया। देखो कैसे, रेजोनेंस मैंने जारी रखा बट उसको एरोमेटिक नहीं बनाया। रेजोनेंस यहाँ भी चलेगा बट वो एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा नहीं। सो तुम्हें पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि बीच में कंजुगेशन ब्रेक हो गया। तो इन दोनों के रेजोनेंस एनर्जी का फर्क तुमको दिखेगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। बेंजीन वाला एग्जांपल भी हो ही जाए, बीच में डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने बेंजीन बनाया उसको, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना। छोड़ यार, खुद लोग मुझे पकड़ लेंगे ये सर क्यों कर रहे हैं आप, ये डॉट डॉट क्या है। ये बेंजीन है, ये नेफ्थलीन है, और ये एंथ्रासीन है। इन तीनों में भी देखो अच्छा खासा तुमको डिफरेंस दिखेगा। इसकी इसकी बॉन्ड, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो जूल पर मोल, इसकी है -61 किलो जूल पर मोल, इसकी है -54 किलो जूल। याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ, सॉरी 84 किलो जूल पर, चेक। तो देखो अगर ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी देखोगे, अगर ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी देखोगे,
सबसे ज्यादा हो रहा है अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, तो सी में बी से ज्यादा है, बी में ए से ज्यादा है। लेकिन यहीं पे अगर तुम ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग बोलोगे, चेक करो, पर रिंग चेक करो, पर रिंग, तो आंसर आ जाएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा एंथ्रासीन का है क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा है। लेकिन जब पर रिंग देखोगे तो पूरा ऑर्डर उल्टा है। इसलिए भाइयों अगर कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा तो नो डाउट जवाब होगा क्योंकि ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। अगर कोई एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पूछेगा तो भी हमारा आंसर होगा ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी। कोई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछेगा, सर स्टेबिलिटी के ऑर्डर सी सबसे ज्यादा होना चाहिए ना? नहीं, स्टेबल कौन होता है? स्टेबल रेजोनेंस एनर्जी नहीं, कम स्टेबिलिटी का भी जो है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो रिएक्टिव नहीं होता, सिंपल वर्ड, इसके अंदर रिएक्टिविटी कम होती है, राइट। तो रिएक्टिविटी कम इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर एरोमेटिसिटी कितनी अच्छी है पर रिंग, क्योंकि पर रिंग वाइज हम बात कर पाएंगे ना, पर रिंग में जाके देखेंगे कितनी स्टेबिलिटी। तो दिक्कत क्या है कि ओवरऑल वो डाउन इसलिए कम कर रहे हैं, देखो उसके पास, देखो रेजोनेंस एनर्जी इसलिए ज्यादा है एंथ्रासिन के पास, उसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, नैफ्थलीन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, तो डाउन भी वो ज्यादा कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर बात करोगे पर रिंग इफेक्टिविटी की तो बेंजीन में ज्यादा। तो नॉर्मली ये सब चीजें हम पर रिंग देख के करते हैं। यही नहीं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम याद है? हाइड्रोजनेशन पढ़े हो ना तुम लोग, नया नया अभी। यस सर। तो अगर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखो, इसमें क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन अमाउंट है, बोलो सब अमाउंट है ना, बोलो भाई। तो अमाउंट कैस किस पे डिपेंड करेगा, उसके पास कितने पाई बॉन्ड है, राइट। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम डबल बॉन्ड लेते हो और इसको H2 से रिएक्ट करा के क्या करते हो, बोलो, सिंगल बॉन्ड बना देते हो। इस काम में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। पढ़े हो ना तुम लोग, और अभी थर्मोडायनेमिक्स में। अरे सुनो भाई, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन जोड़ना इज हाइड्रोजनेशन, क्लियर? बोलो। यस सर। तो जाहिर सी बात है कि सी में बहुत सारे डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? 7। तो हाइड्रोजनेशन में एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हुई होगी, हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ पे अगर पर रिंग देखने से काम नहीं चलेगा, हमसे हमें ओवरऑल बात करनी होगी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है ज्यादा, तो अगर पर रिंग देखने से यहाँ शायद काम ना चले, हमको यहाँ देखना होगा ओवरऑल कितना करना। तो इस केस में हमारा आंसर होना चाहिए सी इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो कंपैरिजन ही नहीं है बेंजीन के साथ। जहां अमाउंट की बात होगी तो वो एंथ्रासीन ज्यादा होगा, और जब स्टेबिलिटी की बात होगी, एरोमेटिसिटी की बात होगी, जो पर रिंग पर कार्बन डिपेंड करता है, तो वो बेंजीन की अच्छी होगी। ठीक है, अरे बोलो जल्दी। अब मैं वो मेन एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ जिसके लिए हम लोगों में भी कंफ्यूजन भी हुआ था, और मैं समझा रहा था इसको, क्या नाम है, शिवम को। शिवम देखो, शिवम क्लास में हो कि चले गए तुम? हो सर। अच्छा, जो लोग भागे उनमें तुम नहीं हो?
कुछ लोग भाग चुके हैं, चले झेल नहीं पाते ज्यादा देर तक। अल्लाह क्या करें भाई। ये देखो अगर मन में ये मानोगे ना कि तुम तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इसको चुपचाप नोट करके सीखना है, तो दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा साइंटिस्ट बनोगे तो दिक्कत है। यहाँ साइंटिस्ट सोच की जरूरत नहीं है, यहाँ समझदारी की जरूरत है कि भाई एक इंफॉर्मेशन है, इसको लिख रहा है, एग्जाम में आएगा, इसको पढ़ते चलना। जैसे ही ज्यादा साइंटिस्ट सोच लेके आए कि ये क्या बात हुई है, ये वो, फिर गड़बड़ा हो गया, अरे क्या हो रहा है यार। देखो ये सल्फर ले रहा हूँ, अभी बात कर रहे थे ना हम लोग, देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा तुम लोग को लिखवाया था, सो दैट बात ही खत्म हो जाए। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं डेटा याद मत रखना, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो क्या। अभी मानते हो ये सबके सब एरोमेटिक है, देख के बताओ। अरे सबके सब है ना एरोमेटिक। देखो इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 36 किलो, इसका है -22 किलो कैल है, एक्चुअली जूल नहीं है, कैल। और इसका है -16 किलो कैल, और इसका है इन सबसे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम, बट इन दिनों से तो ज्यादा ही है, 29 किलो। सब तुम लोग समझे मेरी मजबूरी। सर बेंजीन का +36 है कि -36 है? किसी का भी प्लस नहीं होता, सबका माइनस ही होता है। मिस्टेक से मैंने ऊपर -36 लिख दिया होगा। हाँ तो फिर बराबर। हाँ रिलीज ही होता है ना हमेशा, तुम जब भी जाते हो एनर्जी हमेशा रिलीज होता है। ऊपर कुछ माइनस लिख दिया क्या मैंने? नहीं, इधर ही हाँ। आपने 29 का प्लस लिखा था। नहीं माइनस, एवरीवन हैज माइनस, ठीक है मैम, सबका रिलीज होता है। अब तुम समझ गए पूरा खेल। बेंजीन का ज्यादा इसलिए है कि वहां पे छुपने की जगह ज्यादा है, 6 मेंबर रिंग है, बाकी ये तीनों 5 मेंबर रिंग है, ये पंगा है। अदरवाइज बेंजीन से अच्छा रेजोनेंस इन लोगों पे हो रहा है, बट ठीक है कुछ कर नहीं सकते, वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें पहला। क्योंकि इन तीनों का आपस में कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि सब 5 मेंबर रिंग है। इनका कंपैरिजन कार्बन से नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब तुम समझ गए कि सल्फर को मैंने क्यों कहा था अलग से ले लो यार। एक्सपेरिमेंटल डेटा। कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सल्फर के पास कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसको प्रॉफिट देते हैं। इसके लॉजिक थोड़ा सा ले सकते हो, कुछ लोग लॉजिक बताते हैं, मैं लॉजिक लिख देता हूँ क्योंकि ये ना हो कि लोगों को लगे लॉजिक नहीं है मेरे पास, मैं लॉजिक लिख देता हूँ। बट उससे अच्छा हो कि तुम इसको ऐसे ही याद करो। लॉजिक वही है जो शिवम बोल रहा था कि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बना पाता है, वो सब कहानी चलता है। तो मैं लिख देता हूँ, लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक है लिख लो भाई, क्योंकि भाई लॉजिक चाहिए तो लिख लो। थायोफीन मतलब इसको थायोफीन बोलते हैं ना सल्फर वाले, देखो थायोफीन हैज रिलेटिवली हायर रेजोनेंस ड्यू टू vacant 3D orbital of sulfur। पैकेट ऑर्बिटल होता है, बॉन्ड पेयर बनाना, ये इनके लिए बॉन्ड बनाना आसान होता है, 4 इलेक्ट्रॉन को रखना आसान होता है, ठीक है। सर बट वेकेंट ऑर्बिटल से प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से सल्फर एक माइनस आर की टेंडेंसी भी दिखा सकेगा ना। हाँ उससे नुकसान क्या होगा, और एक दो और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लिखो अगर -r बनता है तो नुकसान क्या है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर तो बढ़ेंगे ही ना। देखो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
तो माइनस आर से इतना नाराज क्यों हो? भाई एक स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा और क्या होगा। दोनों चॉइस है इसके पास। देखो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैन बी पॉसिबल। इसके पास दोनों चॉइस है, जैसा कि तुम कह रहे हो अपना लोन पेयर भी दे देगा, उनका भी खरीद लेगा। उस चक्कर में अलग एक स्ट्रक्चर नया बनेगा कि नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतने ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और जितने ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा उतना अच्छा रेजोनेंस, उतना बढ़िया एरोमेटिसिटी, उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। समझ रहे हो? सर बट अगर माइनस आर करेगा तो फिर कॉन्जुगेशन टूट जाएगा ना ऊपर। कैसे टूटेगा बताओ, कैसे टूटेगा भाई? सर बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर मैंने 6 बना दिया, 6 मेंबर रिंग पे टूट रहा था। हाँ तो 6 मेंबर मत बनाओ, ठीक है, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हाँ भाई, अरे सब लोग समझ रहे हो, कुछ लोग कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, उठाओ उनको भाई, कुछ लोग भाग चुके हैं। तो अब तुम समझे कि ये क्वेश्चन अगर सीधे तुम्हारे सामने पहले आ जाता तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बात है। अच्छा सुनो, एक और लॉजिक सुनो। अच्छा, बेंजीन रिंग इसलिए भी अच्छा है इन लोगों से, क्योंकि बेंजीन रिंग के जो जितने एरोमेट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो ही लेते हैं जनरली, उनमें वो दोनों जो होते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। नहीं देखो, बेंजीन रिंग के जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम दो लेते हैं, दिखा जो भी लेते हैं वो एक जैसे नहीं। देखो ये दोनों 50% कंट्रीब्यूशन वाले होते हैं ना, लगभग। बाकी लोगों का बहुत ही कम रहता है। तो ये 50% इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर किसी में इक्वल रेजोनेंस है, याद है कहा था, अगर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सिखाया था, याद है? अगर किसी कंपाउंड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो, एक जैसे दोनों, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वो हमेशा कोशिश करता है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं, लेफ्ट वाला राइट वाला जैसा है, राइट वाला लेफ्ट वाला सर जैसा अब तक तो सर बेंजीन ही एक एग्जांपल है, और एक कोई है ऐसा है। तुम्हारे इक्विवेलेंट पास, रेजोनेंस। अच्छा तुम्हारे पास एक ही एग्जांपल है इक्विवेलेंट रेजोनेंस का? हाँ तो अभी हम तुम्हें दूसरा, अरे अभी अभी अरे माइक ऑफ, चलो हम तुम्हें एक और एग्जांपल देते हैं। ये देखो, दिखाई दे रहा है शिवम? है सर। तुम कहाँ हो जहाँ इतना गाना वाना हो रहा है? ये देखो, क्या तुम्हें ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं दिखता? गेस्ट है। अच्छा अच्छा, क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं दिखता तुम्हें? देख के बताओ, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है? है सर। तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस के एग्जांपल हैं। तो देखना आगे चल के जब मैं एसिडिक स्ट्रेन डिस्कस करूंगा तो तुम्हें एक खास बात बताऊंगा उस वक्त। अभी के लिए याद बस रखना, उस वक्त तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने तुमको बताया था कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हें एग्जांपल दिया। देखो जब कभी भी कोई इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाता है, अगर दो ही बन रहे हैं तो दो ही प्रेफर करता है वो, चार नहीं बनाएगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट बनाना बेहतर होता है चार नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बनाने से ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है। समझ रहे हो? याद रहेगा सबको? यस सर, याद रहेगा। हाँ तो तो ये मतलब बेंजीन उन तीनों से इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है। इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक जैसे तो नहीं बनेंगे ना, बनेंगे नहीं, इसमें प्लस आएगा, किसी में माइनस आएगा, इनके सारे स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होंगे। और बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो उसके चक्कर में बेंजीन इन दोनों से बेहतर है। लिख लो वही बात। और ऐसे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, लेकिन लिख लो, इसको भी लिख ही लो। लिखने से क्या रहता है, याद हो जाता है। बेंजीन लिख लो, बेंजीन कंसिस्ट benzene consists equally contributing structure.
सही है। जिसके पास भी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा वो बाकी सब पे भारी पड़ेगा। एक तो ये कारण है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, इसलिए इसकी इन लोगों से तो ज्यादा ही। ठीक है भाई, समझे नहीं समझे? तो ये बस तुम्हें बता रहा हूँ लिखने के लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। कभी कोई पूछे तो तुम्हारे पास अच्छा लॉजिक होना चाहिए। सो ये देखो, ये इतने सारे एरोमेटिसिटी से फायदे नुकसान निकल के सामने आ रहे हैं जो तुमको समझा रहे हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, आगे बढ़ूं? अच्छा टाइम है अपने पास? नहीं है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, सब लोग सोच के करना। इसका ऑर्डर बताना है तुम लोग को, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। मैं तुम्हें वैल्यूज बता रहा हूँ और एक लॉजिक दूंगा इसका। इसका तो तुमने देखा ही, -36 किलो जूल है। इसका होता है -34.5 किलो जूल। थोड़ा कम इसलिए कि नाइट्रोजन रिंग का पार्ट नहीं है। इसका होता है -24.2 किलो। इस सारी वैल्यू केल्विन। और जो लास्ट वाला है उसका सिर्फ होगा -8 किलो। रीजन इसका क्लियर है? देखो, अगर आप कोई लोन पेयर लेके आते हो और वो सिस्टम का हिस्सा बनता है, जैसे ये लोन पेयर है बट सिस्टम का हिस्सा नहीं है ना, इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इसमें भी क्या है स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन है बट सिस्टम का हिस्सा नहीं। अगर लोन पेयर के थ्रू कोई रेजोनेंस होता है तो उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। देखो लास्ट में A B C D अगर मैं दे दूं तो C और D में दिक्कत क्या है? हमने नाइट्रोजन लाया जरूर है बट ना तो C में ना तो D में नाइट्रोजन लोन पेयर यूज तो नहीं कर रहा ना। कर रहा है क्या? देख के बताओ, C और D में नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो रहा है? बोल भाई, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा यूज? क्योंकि वो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट लगा हुआ है। बताया ना बात? यस सर। इसलिए C और D में नाइट्रोजन के होने से फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। क्योंकि नाइट्रोजन अपना थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर होगा और थोड़ा सा पुल वुल करेगा, थोड़ा सा माइनस आई का नुकसान ही होगा। तो एक बात बता रहा हूं जो तुम्हारे बहुत काम का है। तो जब कोई प्रेजेंस ऑफ प्लस आर इफेक्ट लाओगे ना, प्लस आर मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो उससे भी ना हल्का सा फायदा होता है रेजोनेंस एनर्जी। अगर ये लेके आओगे ना तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा। इसलिए नो डाउट सबसे अच्छा जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के रिंग में आने से और फायदा होता। पर नाइट्रोजन के रिंग वाला हमने कोई एग्जांपल यहाँ लिया नहीं है, ऊपर लिया होता तो देख लेता। लेकिन जब आप पुश करोगे बाहर से तो देखो फायदा हो रहा है। ध्यान,
अरे आई एम रियली सॉरी, ये मैंने वैल्यू यूज करा था कि ये 39.5, सॉरी, मतलब इससे कहीं ज्यादा। ठीक है सबको? डन? यस सर। सब लोग समझे? तो अगर कोई पुशिंग इफेक्ट कभी कोई आता है, जैसे NH2 को हम लेके आए, तो रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगा। करेक्ट? समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो ये सब बातें हुई। अगले दिन हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। एक डाउट था, हाँ पूछो। मतलब इस स्ट्रक्चर में ज्यादा एक अलग स्ट्रक्चर में डाउट था, नाफ्थलीन के स्ट्रक्चर में, कि नाफ्थलीन के स्ट्रक्चर में अगर दूसरी रिंग में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होगा, वो कैसे हो सकता है? मतलब नाफ्थलीन नहीं है, अगर कोई अलग स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक ही पाई बॉन्ड हो दूसरी रिंग में, तो एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक होगा। अगर एक तरफ, मैंने सिखाया तो है, अगर एक एरोमेटिक है, राइट में एरोमेटिक नहीं भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल उसको एरोमेटिक ही मानो। ओके सर। ठीक है सबको? ऐसे एग्जांपल हमने लिए हैं, तुम ऐसे भूल क्यों रहे हो? नोट्स देखो, ऐसे एग्जांपल मैंने कराया तो है। डन। हाँ सर, सिर्फ ये था, कंफ्यूजन था थोड़ा इसलिए। कोई बात नहीं। तो सबको क्लियर हुआ? अभी हम लोग को नोट्स पे फोकस करना है। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वही क्वेश्चन हमको ट्राई करना है अभी, और उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर हाँ बोलो। सर ये एरोमेटिसिटी की रेजोनेंस का पार्ट है, तो कल के मैट में ये रहेगा ना? कल के मैट में रहेगा। जितनी बातें प्रैक्टिस करवाइए उस पर छोटे मोटे सवाल रहेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन एरोमेटिक है, तो तुम दे सकते हो। या कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इसका स्टेबिलिटी बताओ, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो तुम बता देना। और क्या आ सकता है? और आ सकता है इंडक्टिव इफेक्ट पे सवाल आ सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट रिवाइज कर लेना एक बार। So inductive effect, resonance and aromaticity, इस पे सवाल आ सकता है छोटा मोटा। वही एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, इस टाइप का। इंडक्टिव पे सवाल कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी बातें बताई थी इंडक्टिव में, वो उस पे आ सकते हैं। बहुत मुश्किल सवाल तो अब बनेंगे जब हम पूरा टॉपिक कंटिन्यू मतलब खत्म करेंगे। अभी तो खत्म किए नहीं है। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत हो बताना। ठीक है भाई? क्लियर? चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।